हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जैस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग अपने 12th की इंग्लिश बुक का एक लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। दोस्तों, यह लेसन बचपन पर आधारित कुछ इंसिडेंट पर है जिसमें लेखिका हमारे ही समाज में रहने वाले कुछ विशेष बच्चों की परिस्थितियों की ओर इंडिकेट करती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत समय होता है। हम निश्चिंत होते हैं, बेफिक्र होते हैं अपने करियर को लेकर के। तमाम परिवार की जिम्मेदारियों से हमारे सर पे कोई अतिरिक्त भार नहीं होता है। हम एक आज़ाद और स्वच्छंद पंछी की तरह विचरण करते हैं। ना तो कोई काम की चिंता, ना ही किसी फ्यूचर का लोड। हम आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन ये खुशनुमा पल जैसे हमें नसीब हुआ, वैसे ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को नसीब हो। दोस्तों, इसी उम्र के पड़ाव में कुछ बच्चे हमें सड़कों पर काम करते हुए, कचरा ढोते हुए या किसी के घर नौकर के रूप में काम करते हुए दिख जाएंगे, जो कि बहुत दुखदाई घटना हमें देखने में लगती है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, यह हमारी सोच और हमारी ख्वाहिशें नहीं बल्कि घर के हालात तय करते हैं। तो इसी टाइप के कुछ बच्चे हैं। इसी पर हमारी लेखिका जो है, उन्होंने कुछ बच्चों को आधार बनाया है जो उनके डेली लाइफ में उनसे मिलते थे। कुछ पल उनके साथ रहने के बाद लेखिका ने सोचा कि क्यों न इनके जीवन की घटना लिखी जाए। तो उन्होंने इन कहानियों के माध्यम से, खोया हुआ बचपन नाम की एक किताब के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से दो भाग में दो बच्चों की कहानियां लिखी हैं। पहली कहानी है एक साहिब नाम के लड़के की और दूसरी कहानी है एक मुकेश नाम के लड़के की। वो गुटखा वाला मुकेश नहीं जो हर मूवी के शुरू में दिखाते हैं। एक छोटा बच्चा है मुकेश, जो फिरोजाबाद शहर का है, जो चूड़ी की कंपनी में, जिसका पूरा परिवार, चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में जिसका पूरा परिवार काम करता है और वो उससे निकल करके कुछ नया करना चाहता है, उसकी कहानी है। और पहली कहानी है साहिब की, जो एक कूड़ा करकट बीनने वाला छोटा सा बच्चा है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाह रही हैं और किस तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत है हमें जब हम इन बच्चों को देखें। तो ये हमारी मानवता पर निर्भर करता है कि हम इन बच्चों से कैसे ट्रीट करते हैं। हालांकि देखने में वाकई एक बहुत ही दुखदाई घटना होती है जब हमसे कई साल छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा जिम्मेदार दिखाई पड़ते हैं। उनके साथ छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। और वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे कि जब भी कहीं ढाबे पे जाते हैं तो हमें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसे हम छोटू कह के बुला लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उसने लिखा था कि जिसे हम छोटू कह के बुला लेते हैं होटल में, या जिसे हम छोटू कह के बुला लेते हैं ढाबों पर, ध्यान रखना वो अपने घर का सबसे बड़ा होता है। जिसे आप छोटू कहते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो परिवार होता है, उसकी चलाने की सारी जिम्मेदारी ऐसे ही हमारे समाज के छोटू या छोटे छोटे बच्चों पर होती हैं। तो इसी पर एक कहानी लिखी है हमारी लेखिका ने। लॉस्ट स्प्रिंग नाम का हमारे टाइटल है और दो भाग में कहानी बटी हुई है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने पहले कहानी को, जिसमें एक रैग पिकर बच्चे की कहानी है जो बताता है कि कभी कभार उसे कूड़े करकट से कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो पढ़िएगा, और मैंने कोशिश की है कि ये लेसन आपको पूरी तरह से समझ में आए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से आपको ये पूरी बातें समझाई गई हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे और बेहतर ढंग से समझ पाएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हैं, आज पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मेरे द्वारा आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आगे की कहानी को स्क्रीन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी दो पार्ट में है, तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कहानी के ऑथर, मतलब कहानी की लेखिका कौन है, उनके बारे में। एनी जंग, 1964, बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। जो इस कहानी की राइटर लेखिका हैं, उनका जन्म राउरकेला में हुआ था 1964 में, और इन्होंने अपना बचपन और 18 तक की जो एज है वो हैदराबाद में बिताई थी। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। इनका जो एजुकेशन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, वो हैदराबाद शहर में पूरी हुई एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके माता पिता दोनों ही राइटर थे। एनी ने अपना जो करियर था वो भारत में ही एज ए राइटर शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर। ये कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एडिटर का काम कर चुकी थी, भारत में और विदेशों में भी। एंड हैज अथर्ड सेवरल बुक्स। और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। यह जो कहानी है, द फॉलोइंग स्टोरी जो है, इसके बाद वाली स्टोरी जो है, एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। इनकी ये जो कहानी हम पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, वह इनकी लिखी हुई एक किताब लॉस्ट स्प्रिंग का कुछ हिस्सा है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिनमें उन्होंने खोए हुए बचपन की कहानियाँ लिखी हैं। खोए हुए बचपन से मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे जो अपने बचपन के दिनों का सुख न लेकर के, बचपन के दिनों में जो खेल कूद होती है, जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो केयरिंग
की जो उन्हें आवश्यकता होती है उससे वंचित रह जाते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम जिससे उनका बचपन खो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जिम्मेदारियों के बोझ तले, मजबूरियों की वजह से जब वो कुछ दूसरे कामों में लगे होते हैं, जैसे काम वाम में लग जाते हैं, कहीं किसी टी स्टॉल पे काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस उम्र में उन्हें केयर की ज़रूरत होनी चाहिए थी, पढ़ाई लिखाई और अफेक्शन मिलना चाहिए था, उस उम्र में वो जब इन चीज़ों में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बचपन खो जाता है। तो लेखिका ने इन्हीं सब मुद्दों पर कई सारी कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से कुछ अंश आपके सामने यहाँ पर उन्होंने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं। Here she analyze grinding poverty and traditional which condemn these children to life exploitation। यहाँ पे वो एनालाइज करके बताती हैं कि कैसे गरीबी और कुछ परंपराओं ने मजबूरियों में धकेल दिया इन बच्चों को और उनका जो जीवन है वो शोषित हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। अब उनका जीवन खराब हो रहा है। आइए देखते हैं कहानी को शुरू करके। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कचड़े के ढेर से 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है। ठीक है, ये पहला पार्ट है कहानी का। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या इसमें। वाई डू यू डू दिस? तुम ये सब काम क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood। यह सवाल मैंने साहेब नाम के एक लड़के से पूछा। whom I encounter वो पुलिस वाला नहीं है ये। whom I encounter जिससे मैं रोज मिला करती थी, every morning प्रत्येक सुबह मिलती थी जिस लड़के से मैं, scrounging फॉर गोल्ड इन द गार्बेज जो क्या किया करता था, कुछ धन या कुछ बहुमूल्य चीज़ों की तलाश कर रहा होता था गार्बेज डंप्स में, कूड़े के ढेर में, ऑफ माई नेबरहुड जो मेरे पड़ोसी या मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों द्वारा कूड़ा करकट इकट्ठा किया गया होता था, वहाँ पर ये लड़के जा करके कूड़ा बीनते थे, उसे इकट्ठा करते थे कि कोई इसमें कीमती चीज़ मिल जाएगी। तो उसी लड़के में से उन्हीं लड़कों में से एक लड़के का नाम था साहेब, जिससे लेखिका रोज मिलती थी, हर सुबह मिल जाती थी। और उन्होंने उससे यह सवाल किया कि तुम ये सब काम क्यों करते हो? वाई डू यू डू दिस? आगे बता रही है लेखिका कि साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने जो अपना घर था बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट इन द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और उसका जो घर था ढाका शहर के हरे भरे खेतों के बीच में था। ढाका हम जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी है। वहाँ का लड़का था साहेब, जिसका घर खेतों के बीच में, हरियाली भरे खेतों के बीच में ढाका शहर में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। लेकिन दुख की बात यह है कि उसका जो घर है उसके दूर दूर तक यादों में न था। मतलब उसे अपने घर की याद नहीं आती थी, उसे अपने घर के बारे में पता भी न था, उसका घर कैसा है इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, कई तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, जिन्होंने उनका घर और खेत सब तबाह कर दिए, सब बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ये सब बातें उसकी माँ ने उसे बताई हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही वजह थी कि उन लोगों ने ढाका छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वे क्या करते हैं, कूड़े करकट से गोल्ड मतलब धन की तलाश करते हैं। सोना नहीं बोलेंगे यहाँ, गोल्ड का मतलब सोने से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो क्या करते थे, कुछ बहुमूल्य चीज़ों की तलाश करते थे कूड़ों में, या फिर कूड़े को ले जाके बेचते होंगे, इस तरह का काम वो करते थे एक बड़े शहर में जहाँ पर अभी वो लोग निवास कर रहे हैं, दिल्ली शहर। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। ही मटर्स, वो बुदबुदाता है, धीमी आवाज़ में कहता है। जब लेखिका पूछती है कि ये सब क्यों करते हो, तो वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और काम नहीं है। लुकिंग अवे, ठीक है, इधर उधर देखते हुए कहता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है। गो टू स्कूल, लेखिका बोलती है कि ऐसी बात है तो स्कूल चले जाओ। आई से ग्लिबली, इन्होंने ऐसे ही कह दिया बिना सोचे समझे। ग्लिबली क्या कहा कि जाओ स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो एंड एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन लेखिका को तुरंत एहसास हो गया था कि कितनी खोखली बात मैंने कर दी है इस बच्चे से जो कूड़ा करकट बीन रहा है। उसके पास कहाँ से ऐसे पैसे आएंगे, कि कहाँ से उतने पैसे आएंगे कि जाकर इसकी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हमसे कोई गलती होती है, हम कुछ गलत बोल जाते हैं, तो विद इन अ सेकेंड हमें पता चल जाता है कि बस गलत हो चुका है, कुछ गलत बोल दिया मैंने। तो ऐसा ही होता है लेखिका के साथ, जिन्हें पता चल जाता है कि उनके द्वारा कुछ गलत सुझाव दे दिया गया। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो वह क्या बताता है कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब वे लोग बना लेंगे तब मैं जरूर जाऊंगा। जब वे लोग बना लेंगे तब मैं जाऊंगा। लेखिका ने तब पूछा कि इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क का मतलब लेखिका की बात हो रही है, आप समझ गए होंगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, लेखिका ने मजाक के मूड में हल्का फुल्का पूछ लिया कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, वह मुस्कुराहट के साथ बड़ी मुस्कान बिखेरते हुए बोला कि हाँ हाँ जरूर आऊँगा।
अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपनी ओर आते हुए देखा, भागते हुए। इज योर स्कूल रेडी, और आते ही उसने क्या पूछ दिया कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, लेखिका ने उससे कहा कि स्कूल बनने में वक्त लगता है। आई से एम्बेरस्ड एंड हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, लेखिका एम्बेरस्ड हो गई, शर्मिंदा हो गई कि उन्होंने ऐसा वादा कर दिया था मजाक में ही, भूल से ही, जो वो पूरा नहीं कर सकती और ना ही पूरा हो पाया। और वो लड़का इस वादे को सीरियस ले बैठा था कि सच में ये स्कूल खोलने वाली हैं। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन उनके द्वारा, मेरे द्वारा किया गया जो प्रॉमिस है, लेखिका के शब्दों में, मेरे द्वारा किया गया जो प्रॉमिस है, उस लड़के की ब्लीक वर्ल्ड, अंधेरी दुनिया में पूरी तरह से क्या हो गया था, बस गया था कि शायद ये स्कूल खोलने वाली हैं और मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो बच्चा सीरियस हो गया था, उसकी अंधकार में दुनिया, परेशान दुख भरे जीवन में शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेखिका के उस वादे ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसे वो चाहता था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों जानने के बाद उस व्यक्ति को, मतलब उस लड़की को कुछ महीने जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, लेखिका ने, मैंने उससे उसका कुछ नाम पूछा। साहिब आलम, तो उसने क्या नाम बताया, साहब आलम। ही अनाउंस, उसने कहा, ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स, उस लड़की को यह भी नहीं पता था कि इस नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इस शब्द का मतलब जान रहा होता, जो कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, मतलब ब्रह्मांड का देवता होता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ठीक है ना। तो उसे बड़ा मुश्किल होता है इस बात पे विश्वास करना कि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति का ऐसा नाम क्यों रख दिया गया। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनजान कि उसका नाम क्या व्यक्त करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वह गलियों में घूमा करता था अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज, यह एक ऐसी सेना थी जो नंगे पैर घूमा करती थी। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, ये ऐसे लगते थे मानो सुबह सुबह के निकलती हुई पंछियां हो। एंड डिसअपियर एट नून, जो दोपहर में गायब हो जाती हैं, ऐसे ये लोग भी दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, एक महीने के अंदर अंदर या एक महीना बीत जाने पर, आई हैव कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, उन सभी बच्चों को मैंने पहचान लिया था। लेखिका कहती हैं कि अब उस जगह पे रहते रहते जब एक महीना मेरा बीत गया, तब मैंने उन सभी बच्चों, ग्रुप में जितने बच्चे थे इस टाइप के, मैंने सबको पहचान लिया था। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम सब चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उसने सिंपली जवाब दे दिया, साधारण शब्दों में उसने जवाब दिया कि मेरी माता जी सेल्फ से उसे उतारती ही नहीं है। सेल्फ में जो मेरे जूते चप्पल रखे गए हैं, उसे मेरी माँ उतारती नहीं है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, यदि वो उतार के इसे दे भी दें, ही विल थ्रू देम ऑफ, तो ये क्या कर देगा उसे, ही विल थ्रू देम ऑफ, ये उसे फेंक देगा, ठीक है ना। अनदर, सॉरी, एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज, यह बात उस एक अन्य लड़के ने बताई जो जिसने जूते पहन रखे थे, ठीक है। एंड दैट डू नॉट मैच, और उसके जूते ऐसे थे जो मैच नहीं कर रहे थे। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके जूतों पे सवाल किया, मतलब उसने ऐसे जूते पहने थे ना, एक पैर में कोई और, दूसरे पैर में कोई और जूता पहना हुआ था जो मैच नहीं कर रहे थे। और जब मैंने उस पर सवाल किया, ही सफल हिज फीट, तो उसने अपने पैरों को मिला लिया, मतलब छुपाने की कोशिश की होगी। एंड से नथिंग, और कुछ बोला नहीं। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, उन बच्चों के ग्रुप में से एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने अब तक के पूरे जीवन में जूते नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुटेड, पूरे देश में घूमते घूमते मैंने देखा, जितना देश में मैं घूम चुकी हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे कई ऐसे मिले जो नंगे पैर घूम रहे थे। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कई बार तो ऐसा होता था कि पैसे की कमी की वजह से नहीं था, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन कई जगह ऐसी परंपरा ही थी कि नंगे पैर ही रहना चाहिए। कई जगह परंपरा की वजह से भी ये हुआ। इज वन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हमारे यहाँ की परंपरा है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, मुझे आश्चर्य होता है कि ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि ये सब क्या है, एक बहाना है कि अपनी लंबे समय तक, परपेचुअल स्टेट, लंबे समय से बनी हुई जो गरीबी की अवस्था है, उसे क्या किया जा सके,
छुपाया जा सके। जैसे मान लीजिए बच्चे चप्पल की मांग करें, जूतों की मांग करें, तो पेरेंट्स अगर ये कह दें कि हमारे यहाँ चप्पल पहनने का रिवाज नहीं है, हम लोग नंगे पैर रहते हैं, तो बच्चा तो मान जाएगा कि हाँ भाई होगा ऐसा कुछ, वो नहीं पहनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इस प्रॉब्लम को छुपा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों को डायरेक्ट मना कर देंगे तो मे भी उन्हें बुरा लग जाए, इसलिए पेरेंट्स द्वारा कई जगह ये कह दिया गया होगा कि ये हमारे कल्चर में है, हमारे परंपरा है कि हमें ऐसा नहीं पहनना है। तो लेखिका ने जब शहर घूमे, गांव और सड़कों को, तो देखा कई बेचारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि बच्चों की जो लाइफ है भारत के विभिन्न हिस्सों में, वो कई क्षेत्रों में ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। इसी टॉपिक की ओर लेखिका ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। अब आगे लेखिका कहती हैं कि आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो बताता है कि एक युवा व्यक्ति के रूप में वो स्कूल जाया करता था और उसके पीछे एक मंदिर है वहाँ भी, वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जहाँ पर उस मंदिर के पुजारी उसके पिताजी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ शूज। वो उस मंदिर के बाहर रुक जाता और भगवान से धीमी आवाज में क्या किया करता था, जूतों के लिए प्रे किया करता था कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, मैं उसके शहर और उस मंदिर पहुंची, विच वॉज नाउ ड्राउन इन द एयर ऑफ डिजोल्यूशन, जो कि अब अकेलेपन की वजह से या फिर सुनसान होने की वजह से उजाड़ सा लगता था। मैं उस गांव के पास पहुंची, जब वो मंदिर को देखा मैंने जो स्कूल के पीछे था, तो अब वो काफ़ी सूना साना लगता था, उजाड़ सा लगता था। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे, वेयर लीव द न्यू प्रेस्ट, जहाँ पे नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर कुछ सफ़ेद और लाल कुर्सियाँ रखी गई थी। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का था जो ग्रे कलर की वर्दी में था। वेयरिंग सॉक एंड शूज, जिसने पूरे जूते मोजे अच्छे से पहन रखे थे। अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वो आया बाहर से हाँफते हुए और उसने अपना बैग फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने उस बच्चे को देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर ऑफ अनदर बॉयज, मैंने एक दूसरे लड़के का प्रेयर याद किया, मुझे एक दूसरे बच्चे का प्रेयर याद आ गया। दैट मेड टू द गॉडेस, जो देवी से की गई थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसने एक जूते प्राप्त किए थे। लेखिका ने जब उस उम्र के उस बच्चे को देखा तो उन्हें एक और लड़के का प्रेयर याद आ गया जो उसने देवी माता से किया था जब उसे जूते मिल गए थे। तो क्या प्रेयर किया था? लेट मी नेवर लूज देम, कि हे माता जी ऐसा करिएगा कि मैं इन जूतों को कभी खोऊं ना, मतलब ये जूते मेरे कभी चोरी न हो, ऐसा उसने प्रेयर किया था माता जी से। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, माता रानी ने शायद उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, उसी बच्चे जैसा एक ये भी बच्चा है, पुजारी का जो बच्चा है, उसने जूते पहने हुए थे अभी भी। बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन आज भी मेरे शहर में जो कूड़ा करकट उठाने वाले मेरे पड़ोसी बच्चे हैं वो बिना जूतों के ही रहते हैं। ये कुछ सिचुएशन बता रही हैं, कुछ बच्चों की तुलना करके उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वहाँ का बच्चा मुझे मिला था तो ऐसे हालात ये हैं कि वो जूतों के लिए प्रे करते हैं भगवान से, लेकिन मेरे यहाँ तो अभी भी वो नंगे पैर ही घूम रहे हैं, उनके पास जूते है ही नहीं। ये सब बातें कर रही। माई अकाउंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर लीड मी टू सीमापुरी, अब ये जो मेरा ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ बेयर फुट रहने वाले, नंगे पैर रहने वाले, इन कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चों के बारे में, यह मुझे सीमापुरी ले गया, मेरी खोज मुझे सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑफ पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि कई माइल दूर है लेकिन उसी के आसपास का क्षेत्र है। मेटाफोरिकली, महासपर ऐसे तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, उसी के रेंज में रहने वाला, उसी के आसपास का। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जो 1971 की जंग के बाद 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, तो वहाँ से लोग भाग के भारत आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, जो साहेब था उसका भी परिवार इन्हीं लोगों में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उन दिनों एक निर्जन प्रदेश था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। इट स्टिल इज, लेकिन अभी भी वैसा ही है। बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, निर्जन पहले तो था
अभी भी वैसे ही दिखाई देता है, लेकिन अब ये खाली नहीं रह गया। पहले जंगल जैसा दिखता था, खाली खाली, लेकिन उजाड़ तो अभी भी है, लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टेरप्लिन, अब वहाँ पर मड मतलब कीचड़ की दीवारें बना करके वहाँ पे टीन और टेरापोलिन मतलब प्लास्टिक वगैरह बिछा करके टीन वगैरह की छतें डाल करके लोग वहाँ रहना शुरू कर दिए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ठीक है, उन्हीं के बीच में, गंदे नालों के बीच में, पानी के बीच में वे लोग रहते हैं। लीव 10,000 रकपीकर, और उनकी संख्या है 10,000। मतलब गंदगी भरे उस क्षेत्र में ये लोग टीन के सेट डाल करके मिट्टी के बनी दीवारों के बीच रहते हैं वहाँ पे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, ये लोग करीब 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, ना ही इन्हें कोई परमिट है, ना ही कोई इन्हें आज्ञा मिली है रहने की। बट विद अ राशन कार्ड, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है। दैट दे गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट, और इस राशन कार्ड की बेस पे उनका वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और ये सारी चीज़ें इन्हें इनेबल करती हैं कि ये अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, किसी जगह पर जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा भोजन जरूरी होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू द बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women। यह बात, इतनी लंबी चौड़ी बात किसने कहा है? एक महिला ने कहा है। वो कह रही है कि इफ एट एंड ऑफ द डे, यदि एक दिन के अंत होने पर, मतलब जब रात होती है, तो यदि हम अपने परिवार के लोगों का पेट भर पाते हैं और बेड में सोने चले जाते हैं बिना दुखते हुए पेट के साथ, मतलब खाली पेट यदि हमें सोना नहीं पड़ता है, यदि किसी जगह पर हम अपने परिवार को शाम को भोजन करा पाते हैं, खाली पेट नहीं सोते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर, तब हम जरूर ही यहीं पर रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उनकी तुलना में, उन हरे भरे खेतों की तुलना में, दैट गिव अस नो ग्रेन, जिनसे तो हमें अनाज ही नहीं मिलता। जैसे आप अभी पढ़े हैं कि बांग्लादेश के ढाका के प्लेन से ये लोग चल के आए थे, मतलब समतली क्षेत्र से रह के आए थे, खेतों से चल के आए थे, जहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि उस जगह पे रहने से तो बढ़िया है कि यहाँ कम से कम पेट तो भर रहा है। वहाँ तो प्लेन में ही रहते, लेकिन हमें खाना पीना मिलता नहीं, परिवार का पेट भर नहीं पाते, इससे बढ़िया है कि यहीं रहें। आगे यह बात बताई एक उस ग्रुप की महिला ने, इन टैटर्ड साड़ी, जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। When I asked why they left the beautiful land of green field and river, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्यों अपना खूबसूरत जमीन और हरियाली भरी खेतों और नदियों के किनारे वाले हिस्से को छोड़ दिया, तब उस महिला ने यह जवाब दिया था कि यदि हम अपने परिवार का पेट भर ले रहे हैं यहाँ पे और खाली पेट नहीं सो रहे हैं, तो हम क्यों वहाँ पे जाएं जब यहीं पे हमारी सारी चीज़ें अच्छी से पूरी हो जा रही हैं। Wherever they find food, जब वो उन्हें कभी खाना मिल जाता था, they pitch their tents and become ट्रांजिट होम्स, ठीक है, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता था, दे पिच अप देयर टेंट्स, तो वो अपने टेंट को उखाड़ते थे और अपने नए जगह पे जाके घर लगा लेते थे, घर बना लेते थे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में उनके बच्चे बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल की जंग में वो भी इनके साथी बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में यदि आपको रहना है तो वहाँ पे जीवन यापन करने का साधन ये है कि कूड़ा करकट बीनी है, ठीक है। थ्रू द ईयर्स, सालों बीतने के बाद, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, अब ये एक कला के रूप में बन चुका था। गार्बेज इज देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा जो है सोने के जैसा था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से उनका दिन का भोजन आता था, मतलब रोटियाँ आती थी। रूफ है ओवर, छत, सर के ऊपर छत आती थी। देयर हेड दिया है, उनके सर के ऊपर छत इन्हीं काम से आती थी, इन्हीं कामों से। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही ये छत टपकती हुई छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था। आई सम टाइम फाइंड अ रुपी, कभी कभी तो मैं 1 रुपया भी पा जाता हूँ। इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी। साहेब सेज, साहेब ये बात कहता है। इज आई लाइटिंग अप, और ये बातें कहते हुए उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब यदि आपको सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के मिल जाएं कूड़े करकट के ढेर से, यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, तब आप ये काम करना नहीं बंद करेंगे, कूड़े बटोरने का काम करना बंद नहीं करेंगे। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको उम्मीद होगी कि आगे और भी मुझे कुछ मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, यही तो लगता था उन बच्चों को देख के। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, बच्चों के लिए कूड़ा क्या है और बड़ों के लिए कूड़ा क्या है, इन दोनों के लिए कूड़े का मतलब अलग अलग था।
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह एक रहस्यमयी खजाना था, मतलब कुछ भी निकल जाता था इसमें, उन्हें मजा आता था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनके लिए सर्वाइवल का एक जरिया था, जीवन यापन करने का जरिया था। अब बच्चों को 1 रुपया मिल जाता था वो खुश हो जाते थे, 10 का नोट मिल गया वो खुश हो गया। उन्हें इतनी भविष्य की जानकारी नहीं थी, चीज़ों का ज्ञान न था, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें पता था कि ये सब हम मजबूरी में कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दियों की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ नेबरहुड क्लब। एक सुबह मैंने सर्दियों की सुबह में देखा कि जो साहेब है वह एक क्लब में जो मेरे पड़ोस में था उसके बाहर उसके गेट से लग के खड़ा हुआ है, ठीक है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और देख रहा है 2 युवा लड़कों को जो वाइट कलर के कपड़ों में हैं, प्लेइंग टेनिस। और वो क्या कर रहे हैं? प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें ये देख रहा था। आई लाइक द गेम, और उसने बोला कि मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, उसने बोला, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और देखना जारी रखा बड़े संतोष के साथ चार दीवारी के पास से उस खेल को। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और उसने बताया मुझे कि मैं कभी कभी अंदर चला जाता हूँ यहाँ पे जब कोई रहता नहीं है। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया। द शॉपकीपर लेट मी यूज द स्विंग, शॉपकीपर मुझे इजाज़त दे देता है कि मैं झूले का इस्तेमाल कर लूँ। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, उस दिन साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे, टेनिस शूज़ पहने हुए थे। टेनिस के जूते नहीं, मतलब टेनिस खेलने जाने के लिए जो जूता होता है वो पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके उड़ चुके रंगों वाले कपड़ों, मतलब उसके शर्ट और उसके शॉर्ट्स के साथ अजीब सा लग रहा था। जो जूते उसने पहने हुए थे वह उसके रंग उड़ चुके शर्ट और शॉर्ट्स से मैच नहीं खा रहा था, मेल नहीं खा रहा था। समवन गेव देम टू मी, उसने मुझे बताया कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ही से इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने ये बात ऐसे कही जैसे व्याख्या दे रहा हो, समझाते हुए मुझे कहा किसी ने दिया मुझे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और तब बात ये थी कि यह जो जूता था वो किसी अमीर बच्चे द्वारा छोड़ा गया जूता था, डिस्कार्डेड। हुज परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने संभवतः उसे पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ हर होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में होल था। डज नॉट बॉदर हिम, जिससे इस लड़के को कोई परेशानी नहीं थी। वो अमीर था, अब जैसे उसके जूते में होल हुआ होगा उसने कह दिया होगा कि मुझे नहीं पहनना, किसी को दे दीजिए, हमको नया चाहिए। तो उसके पेरेंट्स ने खरीद दिया, लेकिन इस बच्चे के लिए होल वाला जूता कोई समस्या नहीं थी। फॉर वन, एक ऐसा व्यक्ति हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पैर चलता रहा हो, इवन सू विद होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो एक जूता मिल जाना, भले उसमें छेद ही क्यों ना हो, एक सपने सच जैसा है, एक सपने के सच होने जैसा है। यदि कोई व्यक्ति नंगे पैर चलता आया हो, उसे एक जूता मिल जाए और उस जूते में छोटा सा छेद भी हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, अब वो उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल ये बड़े ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था। द मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अगले सुबह मैंने देखा कि जो साहेब है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, दूध की डेयरी की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज स्टील कनिस्तर, और उसके हाथों में एक स्टील का कनिस्तर था, मतलब एक डब्बा था स्टील का बना हुआ, उसके हाथों में था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने बताया कि सड़क के उस पार मैं एक चाय के स्टॉल पे काम करता हूँ, ठीक है ना, चाय स्टॉल पे काम करता हूँ। उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूर की ओर हाथ हाथ से इशारा करते हुए बताया कि मैं उधर रहता हूँ, एक चाय की दुकान है वहाँ काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपी एंड ऑल माई मील्स, वहाँ पे मुझे 800 रुपये और मुझे सारा खाना मिलता है, 800 रुपये और मेरे दिन भर का खाना वो लोग मुझे देते हैं। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें वो नौकरी पसंद है, क्या उसे वो नौकरी पसंद थी, ऐसा मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी, उसके चेहरे पर मैंने ध्यान दिया, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, एक केयरफुल लुक जो था ना, सॉरी केयर फ्री लुक जो था, मतलब बिना टेंशन का जो चेहरा उसका पहले रहा करता था, इस सवाल पूछने के बाद उसका वो जो केयर फ्री लुक था वो खो गया कहीं, मतलब लड़का टेंशन में आ गया। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, उसके स्टील का ये जो कनिस्टर था, जो डब्बा था, वो भारी लग रहा था। देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस जो प्लास्टिक बैग को कैरी करता था, ढोता था अपने कंधों पर, बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़ा हल्का महसूस करते हुए, उससे भारी ये कहीं कनिस्तर लग रहा था। मतलब जो काम वो पहले किया करता था उसमें वो खुश था, लगता था ना कि उसे प्रसन्नता है अंदर से, वो अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं कर सकते, मतलब उसका जो चेहरा था
वो प्रसन्न दिखाई पड़ता था और बिना तनाव के दिखाई पड़ता था, केयर फ्री एकदम, कि हाँ भाई कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब से उसने ये चाय वाली नौकरी की है ना, उसका वो अंदाज जो था, वो चेहरे के एक्सप्रेशन जो थे, निश्चिंत भाव जो था चेहरे पे, वो कहीं खो गया था। ठीक है। रेखिका कहती है कि ये बड़ा भारी लग रहा था उस बैग की तुलना में जो ये कनिस्तर उसने पकड़ा है। कनिस्तर ज़्यादा भारी, मतलब ये काम का जो लोड था, ये जो काम था उसके पुराने वाले की तुलना में इसकी खुशियों को छीन रहा था। पहले जितना ये खुश नहीं था इस काम में। अब आगे दिया है कि द कनिस्टर बिलोंग टू द मैन। यह जो बर्तन वो लेके जा रहा है, यह जो पात्र लेकर के जा रहा है उस स्टील का बना हुआ, ये बिलोंग करता है उस व्यक्ति से जो टी स्टॉल का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपने मन का खुद का मालिक नहीं रहा। मतलब पहले अभी मैंने समझाया कि ये इसकी खुशी क्यों छीन ले रहा है, क्योंकि अब तक ये अपने मन का मालिक था। जब तक मन किया काम किया, फिर अपना दूसरे काम में लग गया, सोने चला गया, खाने पीने चला गया, जो भी, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं ना। यह बताता है कि ये लोग सुबह की पंछियों जैसे थे जो दोपहर तक गायब हो जाते थे। इसका मतलब ये दोपहर के बाद काम नहीं करते होंगे। लेकिन जब आप किसी शॉप पे, किसी स्टॉल पे काम करते हैं तो शायद वो आपकी जो फ्रीडम है वो छीन जाती है। तो वो खुशी उस लड़की के चेहरे पे अब नहीं दिखाई देती थी जो पहले थी। भले ही वो रैक पिकिंग का काम करता था, लेकिन पहले वो अपने मन का मालिक था, आज़ाद था। लेकिन अभी वह किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में है और अपने मर्जी का मालिक नहीं है। तो ये थी हमारी पहली कहानी, जिसमें आपने देखा कि लेखिका ने बड़ी खूबसूरती से एक छोटे बच्चे के लाइफ की सिचुएशन के बारे में बताया है कि कितनी परेशानियों से वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और कितना बुरा फेज़ वो अपनी लाइफ में देखते हैं। चलिए चलते हैं अब इसके आगे वाली कहानी पर। उम्मीद है आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा।